गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डीएसएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जो लास्ट लेक्चर का जो हमारा बचा हुआ टॉपिक था, इंट्रोडक्शन ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 16 ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था, उनके अकरेंस के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद से उनकी दो जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी का, जो कि है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ध्यान देना बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जस्ट रिवर्स होता है, अपोजिट होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोगों ने क्या बोला था? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू द इंफिनिटी। यानी कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल से लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते रहे थे वहाँ पे। यानी कि वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? एनर्जी को दे रहे थे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, वहाँ पे एनर्जी दे रहे थे, यानी कि हम वहाँ पे क्या कर रहे थे? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा था। और अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, ध्यान देना, अगर हमारा प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो जो हमारा डेल्टा एच होगा, यानी जो चेंज इन एंथैल्पी है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। Whereas if the reaction is exothermic, then change in enthalpy will be negative। ये बात हम लोग क्लास 11 में थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। तो इस बात को समझो, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे एंथैल्पी मतलब हो गया एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब बात यहाँ पे आता है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करता है? तो भाई सब लोग जानते हैं, एवरीवन वांट टू बी स्टेबल, सब लोग स्टेबल बनना चाहते हैं। और स्टेबल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन एटम के केस में क्या होता है? वो चाहते हैं कि उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाए। उसी चक्कर में कोई एक इलेक्ट्रॉन, कोई दो इलेक्ट्रॉन, कोई चार इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो जाहिर सी बात है, ध्यान देना, उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। और ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आप पहले से जान चुके हैं कि जो हमारी स्टेबिलिटी है, ध्यान देना, अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी एटम जो है स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और आप जानते हैं जो स्टेबिलिटी होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एनर्जी। यानी कि जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। इसका मतलब क्या है बच्चों? ध्यान दो कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल होना चाह रहा है, मतलब उसकी एनर्जी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या करेगा? एनर्जी को लूज करेगा, एनर्जी को कम करेगा। और जब एनर्जी कम होगी तो क्या होगा? उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है, ध्यान देना, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो यहाँ से क्या होगा? इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। और एनर्जी डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ से इसकी मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। और ये जो मैक्सिमम एनर्जी बाहर निकल रही है इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप क्लास 11 में बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। यानी कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है वो क्या कहलाएगी? उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इसके बाद अगर इसके हम ट्रेंड की बात करें तो अगर इसके ट्रेंड की बात करें तो आप ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये क्या होता है? निगेटिव होता है। यानी जो चेंज इन एंथैल्पी हो गया है नेगेटिव है। तो अब ये क्लास 11 में आप ऑलरेडी ये भी पढ़ चुके हैं कि जो इसका ट्रेंड होता है अलोंग द पीरियड अगर हम जाते हैं तो आपको मालूम है कि साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये मोर निगेटिव होती है। मोर निगेटिव का मतलब क्या है? भाई देखो, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे
उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अगल बगल के भी इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन आके ऐड होंगे तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, और जहाँ से जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, अब तुम खुद बताओ, अगर कोई सिस्टम एनर्जी को लूज कर रहा है तो उसकी क्या हो रही है, एनर्जी तो डाउन हो रही है, और जब एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी हम लेफ्ट टू राइट, यानी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये क्या होगा, ये मोर नेगेटिव होगा, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम अलोंग द पीरियड की बात करें, अलोंग द ग्रुप की बात करें, यानी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। ये आपको मालूम है क्यों साइज बढ़ता है, क्योंकि नए नए सेल्स आके जुड़ते जाते हैं, ठीक है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, यानी शील्डिंग इफेक्ट आपका बढ़ता है, ठीक है ना। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से, नए नए सेल्स को ऐड होने की वजह से, मतलब एक तरह से कहें उसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, लेस नेगेटिव। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन फैमिली में, तो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर कौन कौन से होते हैं, तो आपको हमने पहले ही बताया था, इसमें होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। इसको हम बताए थे कैसे याद रखना है, इसको देखो, इसको बोल सकते हो उस से टीको, यानी सिंपली ऑक्सीजन एंड सल्फर क्या हो जाएगा, उस से टीपो, ये बात हो जाएगा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। अब ध्यान देना, तो जैसा कि जनरल ट्रेंड हमारा बता रहा है कि अगर हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, भाई बिना एक्सेप्शन के केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे आ गया एक्सेप्शन। अब देखो, अब आप कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप अगर आप जा रहे हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि सबकी साइड बढ़ रही है। लेकिन हम देखते ये है कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, बाकी सारे ट्रेंड जो होते हैं वो सेम होते हैं। ऐसा क्यों है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। व्हाई सल्फर है मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, जबकि हम जानते हैं कि डाउन द पीरियड डाउन टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो ये डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन सल्फर का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। तो इसका रीजन समझ लो। इसके पीछे रीजन ये है, ध्यान देना, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और सल्फर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है ना। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाओ, 1s2 2s2 एंड 2p4। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम इसके ध्यान देना, अगर ये कहें हम ये इसका न्यूक्लियस, इसका एक फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और सेकेंड सेल, क्योंकि ऑक्सीजन में केवल 2 ही सेल है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसमें देखो कितने हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 2 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। वैलेंस शेल में कितने हैं, 6। अब ध्यान देना सल्फर की अगर हम बात करें, यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 2 4 6 10 12 और 4 16 ये हो गया। अब ध्यान देना, अगर इसके हम न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड सेल में कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बच्चों ध्यान दो, अब चूंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ध्यान देना यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आके ऐड होना है। अब चूंकि इसके वैलेंस शेल में ध्यान देना कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, यहाँ भी 6 है, क्योंकि आप जानते हैं जो 16 ग्रुप एलिमेंट होते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP4, यानी इसके टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2 और चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये 2 इलेक्ट्रॉन को और गेन करना चाहेगा। सिमिलरली यहाँ भी ये भी चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, तो ध्यान देना गेन तो दोनों करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए ऑक्सीजन में सिर्फ 2 सेल होने की वजह से इसकी साइज क्या है, छोटी है, और साइज छोटा है तो अब समझो साइज छोटा होने के नाते यहाँ पे ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब ये बताओ एक बेंच पे 6 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 2 लोग और आ जाए तो क्या वो स्टेबल महसूस करेगा, बिल्कुल नहीं। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, अब क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया
अब ध्यान देना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा और ये एटम अपने आप को अनस्टेबल महसूस करेगा। और कोई भी स्टेबल, अगर ध्यान देना, स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है यानी कि एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जबकि इसके केस में क्या है, इसकी साइज बड़ी है, सल्फर में 3 सेल है, देखो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 सेल होने की वजह से क्या है, इसकी साइज बड़ी है। इसकी साइज बड़ी है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साइज बड़ी होने के नाते यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो यहाँ पे उतना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से ध्यान देना, ये अपने आप को ज्यादा स्टेबल महसूस करता है, किससे, ऑक्सीजन के कंपैरिजन। इस वजह से यहाँ से आपका लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और जहाँ से जितना ज्यादा एनर्जी लूज होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा निगेटिव होगी। यही रीजन होता है कि जो आपका सल्फर है ये मोर निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है और ये लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को शो करता है। 1 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। क्लियर रहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, ये भी क्लास 11th में आपके अंदर बॉन्डिंग के अंदर पढ़े थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज को एक बार डिस्कस कर पाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आप ये बोल सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ध्यान देना बच्चों, अगर हम बात करें जब हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे बचपन में, यानी 11th 9th 10th 11th में, ठीक है ना, जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे, यहाँ बॉन्डिंग जब हम पढ़ रहे थे ऐसे समझो, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे भाई मान लो ए है और बी है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ठीक है ना। जैसे मान लो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या किए, म्यूचुअली शेयर किए और एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड हो गए। अब ध्यान देना, बात क्या हुआ था कि भाई तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन दो, हम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये बेचारा परेशान है कि एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, मैं हीलियम की तरह बन जाऊं और स्टेबल लोअर केस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा अचीव हो जाए। यहाँ पे मान लो फ्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको मालूम है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये बेचारा सोच रहा है कि मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन आता है, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो फ्लोरीन कहेगा भाई देखो एक इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या कर लीजिए, आप शेयर कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। अब चूंकि इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसको भी अपने एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड ये बन गया, यानी म्यूचुअल यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का। लेकिन अब होता क्या है कि जो फ्लोरीन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या मतलब है, आप ये इमेजिन करिए कि अगर मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड है तो कायदे से जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। भाई एक तुम्हारा एक मेरा है तो बीचों बीच में होना चाहिए। लेकिन ये फ्लोरीन जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन कंपेरिजन में ये बाहुबली है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान देना, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे जब डेफिनेशन को समझिए, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, यानी फ्लोरीन एटम की टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी किसी भी एटम की वो टेंडेंसी जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। यही आपका डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर हम ट्रेंड की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ के ट्रेंड्स आपको अच्छे से मालूम है। भाई देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस पावरफुल होना चाहिए। भाई न्यूक्लियस के पास जब ज्यादा क्षमता होगी, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। तो इमेजिन करो, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर मान लो अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं, पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो एटॉमिक रेडियस जब डिक्रीज होगा तो ध्यान देना, जो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आउटर मोस्ट शेल पे ज्यादा होगा, और जो उसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे भी ज्यादा होगा, उनको भी अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अलोंग द पीरियड क्या होती है, इंक्रीज होती है। ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इंक्रीज व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। इसके अलावा हम बात करें ग्रुप में,
तो ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो ये बात आप जानते हो कि टॉप टू बॉटम जाने पे हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो एटॉमिक रेडियस जब इंक्रीज करेगा, तुम खुद सोचो, यहाँ पे अगर हम मान लो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और ये थर्ड सेल हो गया, मान लो ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन हो गया, इनर सेल में भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो इस न्यूक्लियस के बाद कितनी परेशानी हो जाती है, ये इसको चाहता है, अट्रैक्ट करता है किसको, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। और आपको मालूम है कि अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन सेम टाइम पे इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, क्योंकि इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें तो नेगेटिव चार्ज है और सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ध्यान देना, बड़ी मुश्किल ये हो जाता है जब ऊपर से नीचे आते हैं, साइज बढ़ जाती है, इस न्यूक्लियस को अपने ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में बड़ी मुश्किल होती है, तो दूसरों को कहां से अट्रैक्ट करेगा। इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पे घटती है, क्योंकि साइज बढ़ता है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन ही है कि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, और इलेक्ट्रॉन कहां से खींच पाएगा, बेचारा देखो यहाँ पे अपने ही बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन खींचने में बड़ी समस्या हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम होती है, दूसरों कहां से खींचे। तो अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है आपको अच्छे से मालूम है भाई, किसी ने बिना चेंजिंग किए उसकी प्रॉपर्टी का स्टडी करते। तो यहाँ पे ध्यान देना, फिजिकल प्रॉपर्टी और 16 ग्रुप की हम बात करें, तो कौन कौन से इसमें मेंबर हैं, तो आपको मालूम है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। तो अब ध्यान देना, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका जो फिजिकल स्टेट है, नेचर में इसका करने से फिजिकल स्टेट की हम बात करें, तो ये हम कहते हैं जो ऑक्सीजन और सल्फर है, ये क्या होते हैं, ये नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल, मतलब कि इनके पास इलेक्ट्रॉन देने की नहीं, लेने की क्षमता होती है, क्योंकि इनका क्या होता है, साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू ये नीचे वालों से। तो साइज छोटा है, जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस स्ट्रांग है, न्यूक्लियस स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा मतलब नॉन मेटल। उसके बाद से अगर हम बात करें सेलेनियम और टेलुरियम का, तो ये आपके मेटेलॉइड्स होते हैं। मेटेलॉइड क्या होते हैं, ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मेटेलॉइड्स जो होते हैं वो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है पोलोनियम की। बच्चों ध्यान देना, पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव, ध्यान देना, यह एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है। भाई देखो, टॉप टू बॉटम जाने में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस की साइज बढ़ेगी और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वही तो मेटल होता है। तो जाहिर सी बात है, ध्यान देना। अब रेडियो एक्टिव मतलब क्या होता है, आपको मालूम है, जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। जैसे ये पोलोनियम ही है, तो पोलोनियम का जनरेशन कैसे होगा, तो जब थोरियम और यूरेनियम का डीके होता है। तो ध्यान देना, जब थोरियम और यूरेनियम, ये दो क्या है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है, या ऐसे बोल सकते हो कि ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जिनका क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड होता है, वो क्या होता है, आप अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है ना। जब ये थोरियम और यूरेनियम जब डीके करते हैं तो पोलोनियम बनता है, ठीक है ना। ये पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये फर्दर डीके होता है, ठीक है ना। इसीलिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमको इस चैप्टर में आगे पढ़ना होगा, तो हम पोलोनियम की स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जो खुद स्टेबल नहीं है, आज पोलोनियम दिख रहा है, कुछ कल कुछ और बन जाएगा, इसके बारे में क्या स्टडी करना, ठीक है ना। ये हमारा फिजिकल स्टेट की बात। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो 16 ग्रुप एलिमेंट है, ये एलोट्रॉपिक हो सकते हैं, यानी एलोट्रॉपिक फॉर्म। अब एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, इसको भी आप बहुत पहले से पढ़ते आते हैं, 9th 10th से पढ़ते आते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, 11th में डिटेल में पढ़ाया गया था। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, देखो, ऐसे सब्सटेंस जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कि आप पढ़ते हैं ना, कार्बन का अगर हम ले एलोट्रॉप, तो उसमें क्या होता है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है और बल्क मिनिस्टर फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, सब कार्बन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे प्रीवियसली हम पढ़ा चुके हैं कि उनका जो बॉन्डिंग होता है, तो बॉन्डिंग के बेसिस पे क्या होता है, उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है।
तो ये बात यहाँ एलोट्रॉपिक फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ध्यान देना बच्चों, अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से टेल्यूरियम की तरफ हम जब जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप देन एटॉमिक रेडियस increases and van der Waals force of attraction is also increases। यानी कि ध्यान देना, अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करने की वजह से क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो आपका van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। और ध्यान देना, आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते हैं। यहाँ भी एक एक्सेप्शनली आप चीज देखते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हम ये देखते हैं ऑक्सीजन जो होता है एक्सेप्शनली बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट शो करता है एज कम्पेयर टू सल्फर। क्योंकि ध्यान देना, यहाँ पे हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है और इसका ध्यान देना फिजिकल स्टेट जो होता है वो गैस होता है। जबकि सल्फर क्या होता है, सल्फर आपका पॉली एटॉमिक, ध्यान देना सल्फर जो है वो क्या बनाता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाएगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी ये S6 और S8 फॉर्म में भी बनाते हैं। इसमें से क्या होगा, इसकी साइज बड़ी है और इसकी साइज जब बड़ा होगा तो इसकी सरफेस एरिया भी बड़ा होगा, और इसका सरफेस एरिया जब बड़ा होगा तो ध्यान देना सरफेस एरिया बड़ा होगा तो इस पे और ज्यादा एसिड के मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डाउन टू क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है ना, तो इतना बस याद रखो कि जब ऊपर से नीचे जाओगे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया मतलब अब उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए, ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ध्यान देना, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम जब तो उसमें सबसे पहले आपका ध्यान देना, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला आपका है एनामोलस प्रॉपर्टीज। तो एनामोलस प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों, ध्यान दें। एनामोलस प्रॉपर्टी मतलब होता है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो ग्रुप का जो सबसे फर्स्ट मेंबर, जो पहला मेंबर होता है वह अपने ही ग्रुप के अदर मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एनामोलस प्रॉपर्टीज। यानी कि जितने भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो अपने नीचे वाले सभी एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, एनामोलस प्रॉपर्टीज बोलते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि किसी भी ग्रुप का फर्स्ट मेंबर जो है वो अपने ही ग्रुप के अदर मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। इसके पीछे जो रीजन है आपको सिंपली रीजन समझना है। तो रीजन आपका ये होता है कि ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज। बच्चों ध्यान देना, क्योंकि आपका ऊपर से नीचे जाने का साइज डिक्रीज होता है तो ऊपर वाले का इंक्रीज करता है, तो ऊपर वाले का सबसे छोटा होगा तभी तो नीचे जाओगे तो इंक्रीज करेगा। अब बताओ साइज छोटा अगर हो गया, स्मॉल हो गया तो जाहिर सी बात है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो सेकंड रीजन आपका हो जाएगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें तो जो सेकेंड पीरियड होते हैं, ध्यान देना, जो भी किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर हो सबके सब बिलोंग करते हैं सेकेंड पीरियड से, और सेकेंड पीरियड में सिर्फ 2 सेल होते हैं, और 2 सेल में क्या होता है, पहले में होता है S सबसेल और दूसरे में होता है S एंड P, यानी D तो होता नहीं है। तो जितने भी फर्स्ट मेंबर होते हैं सब में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ D ऑर्बिटल्स। इसके वजह से क्या
करते हैं, अमोनस प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ये बताओ ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, वहीं सल्फर जो है वो हेक्सा एटॉमिक बनाता है या 8 भी एसिड भी बनाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो आप कहते हैं भाई ऑक्सीजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सटेंड कराने के लिए वैकेंट यानी एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, जबकि उसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, इससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद रिएक्शन विथ या रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। तो ध्यान देना बच्चों, अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की हम बात करें तो यह H2E टाइप का मॉलिक्यूल बनाता है। अब H2E भाई E क्या होगा? तो E आपके 16 ग्रुप एलिमेंट्स हो जाएंगे। कौन कौन हो सकते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है ना? पोलोनियम जनरली नहीं लिखते हैं क्योंकि ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो क्या कौन कौन से हो जाएंगे? आपका हो जाएगा H2O, H2S, H2Se एंड H2Te। ठीक है ना? ये आपके कंपाउंड्स बनेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे H2O, H2S, H2Se एंड H2Te। अब इसकी अगर हम बात करें एसिडिक प्रॉपर्टी की, तो भाई एसिड क्या होता है? तो एसिड के बारे में आप कहते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर दे वो एसिड है, या फिर जो आसानी से H+ दे दे वो एसिड है। तो बताओ तुम यहाँ से अचानक से H+ कौन दे देगा? तो जाहिर सी बात है जब ऊपर से नीचे जा रहे हो, ठीक है ना, तो क्या हो रही है? साइज बढ़ रही है। साइज बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। यानी कि जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है ना? थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। ठीक है ना? लेकिन रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अब आप नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करें इसके रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? ध्यान देना, अगर ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, ये बनाता है EO2 एंड EO3 टाइप का मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ठीक है ना? यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ऑक्सीजन के केस में क्या बनाता है? O3 बनाता है, ओजोन बनाता है। अदर के केस में क्या हो जाएगा? आपका बन जाएगा EO2 EO3 टाइप के मॉलिक्यूल बनाएंगे। यहाँ पे देख लो आपका हो जाएगा SO2 SeO2 TeO2। ठीक है ना? या फिर SO3 SeO3 एंड TeO2। तो इस तरह के कंपाउंड आपके ऑक्सीजन के साथ बनाता है। ठीक है? इसके बाद से नेक्स्ट है हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? तो हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा? ये हैलाइड्स बनाते हैं। तो ध्यान देना, तो इसमें क्या होता है? ध्यान देना, जो अब ऐसे लिखो रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। अब चूंकि इसको बहुत डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, यहाँ पे आप बस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड बनते कैसे हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो फर्दर डिस्कशन आपका होगा। यहाँ पे देखिए अगर ये हाइड्रोजन के साथ करता है रिएक्शन तो ये बनाता है Xe2 टाइप के कंपाउंड, Xe4 एंड Xe(F6) टाइप के कंपाउंड्स को बनाता है। ठीक है ना? तो ये हमारे हो गए हाइड्रोजन के साथ। अब नेक्स्ट एक चीज होता है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो ध्यान देना, ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? पहले तो यही बात आ जाती है जो कि आपको 11th क्लास में बताया गया है बहुत डिटेल में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये समझो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? किसी भी एटम के ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम, ठीक है ना, कब किस कंडीशन में? जब उससे जुड़े हुए सभी एटम को हम क्या कर दे? डिटैच कर दे।
यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर कोई एटम होगा। अब उस एटम से जितने भी एटम फर्दर जुड़े हुए हैं सबको डिटैच करने के बाद उस एटम के ऊपर जितना चार्ज आता है वही उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। तो अगर हम बात करें पर्टिकुलर इस ग्रुप का, तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलिकॉन है, टेलुरियम है एंड पोलोनियम है। तो देखो चूंकि ध्यान देना इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 Np4 है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, ठीक है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रीफर करेगा, ठीक है ना, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रीफर करेगा तो 16 ग्रुप का जो जनरल ऑक्सीडेशन का मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -2। लेकिन इसके अलावा ध्यान देना ये -2, -1, +1 और +2 शो कर सकता है। उसी तरह सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर हो जाता है आपका -2, +2, +4 और +6 शो कर सकता है, ठीक है ना। सिलिकॉन में भी -2, +2 और +4 शो करता है। टेलुरियम में भी -2, +2 और +4 शो करेगा। और यहाँ पे भी -2, +2, +4 एंड +6 ये शो कर सकता है। अब एक बात ध्यान देना, ये कब शो करते हैं ये डिस्कस हो भी चुका है, थोड़ा बहुत देख भी लो। ऑक्सीजन हमेशा -2 शो करता है। ऑक्सोक्लोराइड के केस में ध्यान देना, जो ऑक्सोक्लोराइड केस होता है उसमें +1 शो करेगा, ठीक है ना। और जब पेरोक्साइड का केस होगा उसमें क्या हो जाएगा, ध्यान देना, पेरोक्साइड अगर हम ले रहे हैं H2O2, इसमें क्या करेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये सब ऑलरेडी आप 11th में डिस्कस हो चुका है, ठीक है ना। अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।